ये उस समय की बात है जब छुआछूत जैसी बुराई समाज में फैली हुई थी। गुजर खेड़ी में एक स्कूल था जिसमें 12वीं तक पढ़ाई होती थी। उस स्कूल में कई गांव के और सभी जातियों के बच्चे पढ़ने आते थे। लड़के लड़कियों के स्कूल साथ में होने की वजह से छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी। एक बार की बात है, रामखेड़ी गांव की एक छोटी जाति की लड़की को गुजर खेड़ी की ऊंची जाति के एक लड़के से प्यार हो गया। माधवी, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे तुमसे मिलकर दुनिया भर की खुशी मिल गई है। अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। पर हमारा मिलना संभव नहीं है। हाँ, मुश्किलें तो आएंगी, पर हम अलग नहीं होंगे। थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन दोनों ने साथ में जीने मरने की कसम भी खा ली। समाज के डर से दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। एक दिन किसी ने उन्हें देख लिया और ये बात जंगल की आग की तरह अछूतों और ऊंची जाति में फैल गई। दोनों की जिंदगी में मुश्किलें पड़ गईं। एक दिन बड़ी मुश्किल से दोनों एक दूसरे से मिले। प्यार तो हो गया, लेकिन लगता है हमारे प्यार की उम्र नहीं है। प्यार करते वक्त जाति, समाज, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी तो कोई नहीं देखता। हमने भी नहीं सोचा, पर लगता है अब ये समाज हमें जीने नहीं देगा। माधवी सुनो, हम दोनों अपने घर वालों से बात करके देखते हैं। कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। सुनो, हम भाग चलते हैं यहाँ से कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे। पहले एक बार बात करके देखते हैं, नहीं माने तो हम भाग चलेंगे। पहले तो दोनों अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों परिवार वाले एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। गांव के बीच में पड़ने वाली नदी पर उनका झगड़ा चल रहा था। जब परिस्थिति बहुत बिगड़ गई और कोई रास्ता नहीं दिखा, तो रघु और माधवी दोनों ने नदी में छलांग लगा दी और सब लोगों के सामने उन दोनों ने जान दे दी। उस दिन के बाद से दोनों गांव एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। कुछ दिनों बाद गुजर खेड़ी गांव के 2 लड़के साहिल और रवि शहर से पढ़कर लौटे। वो दोनों दिन में नदी की तरफ घूमने जाते हैं। यार पता नहीं लोग इस जगह को इतना रहस्यमय क्यों बताते हैं। ये जगह तो पिकनिक मनाने की जगह है, सच बता रहा हूँ। हाँ यार, शहर में लोग ऐसे पिकनिक स्पॉट खोजते हैं। अच्छा हुआ आज हम यहाँ आ गए। कल पूरी प्लानिंग के साथ हम यहाँ पिकनिक मनाने आएंगे। अगले दिन वो दोनों 2 और दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। नदी के किनारे पिकनिक मनाने सभी पूरी मस्ती के मूड में थे और अचानक किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। सभी चौंक कर इधर उधर देखने लगते हैं। यार कोई है तो नहीं, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे यार होगा कोई, हमें क्या। वो लोग अपना छोटा सा टेंट लगाकर और साउंड बॉक्स सेट करके मस्ती करने लगते हैं। कुछ देर बाद अचानक साउंड बॉक्स से डरावने अंदाज के साथ एक भूतनी बाहर निकलती है और इनके साथ नाचने लगती है। रवि और उनके दोस्त अचानक डर कर रुक जाते हैं। तुम कौन हो? हमारी पार्टी में क्यों आई हो? तुम्हें तो हम में से कोई जानता भी नहीं है। नहीं जानते तो जान लो। कहते कहते वो सबको हवा में उड़ाने लगी। कभी उल्टा तो कभी सीधा, कभी जमीन पर पटक देती तो कभी उछाल देती। अंत में वो चारों बेहोश हो गए। जब होश आया तो चारों अस्पताल में थे। घर वालों के पूछने पर कि वहां क्या हुआ था, वो सब सच सच बता देते हैं। इसके बाद वो लोग नदी के किनारे रहने वाले एक बाबा जी के पास पहुंचते हैं। बाबा जी, लगता है गांव पर बड़ी विपदा आन पड़ी है।
कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब देख चुका हूँ। बाबा जी कोई उपाय? वो माधवी की आत्मा है। वो प्यार में विफल एक अतृप्त आत्मा है। वो किसी को चैन से जीने नहीं देगी अब, ना इस गांव को ना उस गांव को। उस गांव का मतलब? तभी रामखेड़ी के लोग भी वहां आ गए और अपना दुखड़ा कह सुनाया। कहा था ना मैंने, अब वो आ गई है। इतने दिनों में वो बहुत ताकत भर हो गई है। ये गुजर खेड़ी और राम खेड़ी का दुर्भाग्य है, और अब तक आपस में हम लोग लड़ते आए हैं और निदान कभी नहीं निकाले। अब हम लोगों के करने की सजा हमारे बच्चों को झेलनी पड़ेगी। आज रात में 12 बजे सब इकट्ठा होना उस नदी के किनारे। मैं उस आत्मा से बात करने की कोशिश करूंगा। बाबा के कहे अनुसार रात 12 बजे से पहले वहां सब इकट्ठा हो गए। उन लोगों को एक जगह खूब रोशनी दिखाई दी। बाबा जी के साथ सब लोग उस रोशनी वाली जगह पर पहुंचे तो अचानक पत्थर बरसने लगे। माधवी रुक जा, मुझे पता है ये तू ही है। पत्थर की बारिश रुक गई और बहुत तेज हवा आंधी तूफान के साथ भूतनी आ गई। ठीक पहचाना तूने। तू अब क्यों आई है? तुम सबका चैन छीनने। तेरे साथ जो हुआ था वो गलत था, पर दूसरे मासूमों के साथ तू क्यों गलत कर रही है? अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम दोनों गांव वाले एक दूसरे पर पत्थर फेंको। पर इसमें भी तो लोग मरेंगे। मैं यही तो चाहती हूँ, तुम लोग फेंकोगे या मैं फेंकूं? और तभी उन सब पर पत्थर बरसने लगते हैं। रुक जा। मैं एक ही शर्त पर रुकूंगी, जब तुम लोग कल के दिन हर साल इस नदी के दोनों तरफ से एक दूसरे पर पत्थर फेंकोगे और एक दूसरे का खून बहाओगे। दरअसल ये वही दिन था जिस दिन माधवी और रघु ने चांद दी थी। जब बहुत देर तक पत्थर की बारिश नहीं रुकी, तब उन लोगों को उस भूतनी की शर्त माननी ही पड़ी। दोनों गांव की भलाई के लिए तब से हर साल गांव के बीच की नदी पर पत्थर मार मेला लगने लगा और वो लोग पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ इस परंपरा को निभाने लगे। साल के उस दिन रघु और माधवी एक साथ आकर उस मेले में लोगों को एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए देखा करते थे। वो साथ जी तो ना सके, पर मरने के बाद साथ थे। भानगढ़ का नाम तो आप सभी ने सुना है। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड साइट्स में से एक है भानगढ़ का किला। लेकिन क्या आपको पता है कि यह किला भूतिया कैसे बना? कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन हमें करना पड़ा। मैं विनय और मेरे दोस्त चारू और रोहित। यार ये किला तो कमाल है, पता नहीं लोग इसे भूतिया क्यों कहते हैं। कुछ नहीं, बस गांव वालों के एंटरटेनमेंट की स्टोरीज हैं। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन पूरी तरह से झूठ भी नहीं मानता। बस हमें सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, मेरे ख्याल में अब हमें इस किले से बाहर निकल जाना चाहिए। फट्टू है क्या? आज रात यही रुकते? आखिर हमें भी तो पता लगे भैया कि ऐसा क्या है इस किले में जो सिर्फ भूतिया बनाता है। वहाँ सामने क्या है? चलो चलकर देखते हैं। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकं यजामहे। ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। अब वो खूबसूरत राजकुमारी मेरे वश में होगी।
और मैं इतने सालों की अपनी हसरत पूरी करूंगा। मेरे अंदर की हवस राजकुमारी को अपनी बाहों में भरने को बेताब है। बाजार की रौनक देखकर लग रहा था मानो कोई त्योहार है। सभी अपनी अपनी खरीदारी में व्यस्त थे। एक लड़की इत्र खरीदने आई थी। कोई आम इत्र नहीं बल्कि शाही इत्र। राजकुमारी ने शाही इत्र मंगवाया है। दुकानदार इत्र की बोतल वही जो तांत्रिक के हाथ में थी देता है और लड़की महल में चली गई। वो लड़की बोतल राजकुमारी को देने ही वाली थी, तभी ये इत्र कहाँ से लाई हो? उसी व्यापारी से जिससे हमेशा लाती हूँ। लेकिन आज इसमें कुछ अलग है, कुछ रहस्यमय। इसे फेंक दो। बोतल पत्थर पर गिरी और फूट गई। सारा इत्र पत्थर पर उतर। तांत्रिक, अब तक तो वो राजकुमारी ने इत्र लगा लिया होगा। अब वो राजकुमारी सीधे मेरे पास खिंची चली आएगी। सीधे मेरे सीने पर लग जाएगी। इधर इत्र वाला पत्थर उड़ता हुआ आया और तांत्रिक उसे देखता रहा और उसकी छाती पर पत्थर लगा। तांत्रिक मर रहा है। मेरे साथ धोखा। मैं सिर्फ ये शरीर छोड़ रहा हूँ। उस राजकुमारी को पाने की हवस नहीं। मैं इंतकाम लूंगा, वापस लौटूंगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। माहौल एकदम ही उत्सव वाला था। सारा शहर सजा था। अब वर वधू का मंगलसूत्र पहनाए। हे भगवान, ये क्या हो गया? किस पाप की सजा दी है मुझे? मेरा तो जीवन ही तबाह हो गया। तूने मेरी इच्छा का मान करके अच्छा नहीं किया था राजकुमारी। तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। जो भी तेरे करीब आएगा उसे ऐसे ही मरना होगा। तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं तो सुहागन होने से पहले ही विधवा हो गई। अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं। राजकुमारी हवन में बैठ गई और चलने लगी। माँ बाप रो रहे हैं। इंतकाम की आग बरसों तक जली हुई साग में अब लूंगी इंतकाम। ओए, क्या हुआ तुझे? ठीक तो है ना ड्रामा क्वीन? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा। तेज हवाएं, पत्ते और कुछ चीजें उड़ने लगी। हवा गोल घूम रही है। कुछ ऐसे ही फिर तांत्रिक प्रकट हुआ। जन्मों जन्मों का प्यासा है जिस्म मेरा। तुम्हारे इंतजार में तड़प रहा था। आखिर तुम्हें आना ही पड़ा राजकुमारी। हमारे सामने एक बहुत ही भयानक और विशाल गाय जल्लाद खड़ा था। लेकिन वो राजकुमारी किसे कह रहा था? क्या चारू को? जन्मों पुराने जख्मों को फिर से कुरेदा है तूने। अब इस किले में सैलाब आएगा। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन डर बहुत ज्यादा लग रहा था। मैं और रोहित कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि चारू को अचानक क्या हुआ है। हम कुछ समझ पाते उससे पहले एक जोरदार झटका लगा और हम दोनों कोने में जा गिरे। यही इत्र मेरी दवाई का कारण था ना। इसी इत्र के सहारे तूने मेरे जिस्म को पाने की कोशिश की थी ना। मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, इसलिए इस किले में इतनी सदियों से भटक रहा था।
लेकिन अब तुझ पर काबू करके मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। तांत्रिक चारू पर भारी पड़ा और उसे पीछे से पकड़ लिया। कुछ देर ऐसे ही फिर राजकुमारी के हाथ से वो इत्र की बोतल तांत्रिक के ऊपर गिरी और वो तड़पने लगा। तूने अच्छा नहीं किया राजकुमारी, मैं अब भी यही भटकता रहूंगा, तुझे भी चैन से नहीं जीने दूंगा। अब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ तेरा अंत होगा। ये कोई आम जल नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत का जल है। तेरी हवस भी तेरे साथ ही जलकर भस्म होगी। तांत्रिक मर चुका था और मुझे और रोहित को उस अंधेरे किले में अपने सामने एक डायन खड़ी दिखाई दे रही थी। पहले वो हमारी दोस्त थी, लेकिन अब उसका भयानक रूप और गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर हम दोनों बुरी हालत में थे। तभी वो डायन हमारी तरफ बढ़ी और डरावनी आवाज में बोली, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और वापस यहाँ पर कभी मत आना। यह जगह अगले कुछ सालों तक शापित है। 70 साल बाद आने वाली सावन की पूर्णिमा को यह जगह श्राप मुक्त होगी और मुझे भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर वो डायन अंधेरे में कहीं ओझल हो गई और हम दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी उस किले से बाहर निकले। उस रात हमने अपनी एक बहुत प्यारी दोस्त को खो दिया, लेकिन इस बात की खुशी थी कि इतने भयानक मंजर से हम जिंदा वापस लौटे थे। कुछ लोगों के लिए भूत होते हैं और कुछ लोगों के लिए नहीं, लेकिन हमारे पास अब एक वजह थी। मंटू आज बहुत खुश था। आज उसकी शादी जो थी। माँ, आज जितना काम करना है कर लो, कल से तुम्हें एक काम न करने दूंगा। तो बेटा, क्या तेरी शहरी दुल्हन काम करेगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी? मेरी माँ ने पूरी जिंदगी पहले ही बहुत तपस्या कर ली। अब शादी के बाद आप शहर चल के हमारे साथ रहोगे और आप कोई भी काम नहीं करोगे। बेटा, तूने इतना कह दिया यही बहुत है। तू जा और अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी जी। कहाँ मुझ बुढ़िया के चक्कर में रहेगा। मैं यही इस कोठी में तेरे पापा की यादों के साथ रह लूंगी। अब जा, बहू तेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर माँ मंटू की बलाएं लेने लगती है और उसको उसके कमरे के बाहर छोड़ के आती है। मंटू एक्साइटेड होकर रूम में चला जाता है। अंदर जाते ही बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, पर्दे उड़ने लगते हैं, दुल्हन की आंखों का कलर बदल जाता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और वो मंटू पर अटैक कर देती है। दूसरे दिन सुबह जब माँ दरवाजा खोलती है तो देखती है मंटू मरा पड़ा हुआ है और बहू के हाथों में खून लगा है और दूर एक दिल पड़ा हुआ है। तूने मेरे बेटे को मार दिया। नहीं माँ जी, मैंने नहीं मारा। तो क्या रात में भूत आया था? माँ जी, मुझे कुछ याद नहीं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। मंटू की माँ बहू की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे बेटे को मार दिया। आप आराम से मुझे बताएं हुआ क्या है। कल मेरे बेटे की शादी हुई थी और इनकी सुहागरात थी और मेरे बेटे का खून हो गया। इसी ने मेरे बेटे को मारा है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं मारा। मुझे तो कुछ याद भी नहीं। मैं तो मंटू से प्यार करती थी। मैं भला उसे क्यों मारूंगी? मैं भी तो बाहर वाले रूम में थी, कोई बाहर से आया ही नहीं। तो क्या भूत मार गया मेरे बेटे को? ये आपका जो केस है, इस तरह के पहले 5 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। हो सकता है आपकी बहू सही कह रही हो। मुझे नहीं पता कौन सही कौन गलत कह रहा है। मुझे मेरे बेटे का कातिल चाहिए। आप लोग शांत हो जाइए, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। सर, ये बिल्कुल उसी क्राइम सीन की तरह है
जो हमने लास्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन किया था ना? हाँ, देख लो कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस मिल जाए तो। वो लोग वहां इन्वेस्टिगेशन करके वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। सर, मैंने बॉडी को फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। ओके, पहले भी सारे फिंगरप्रिंट्स जो आए हैं वो दुल्हनों के ही थे और दुल्हनों को कुछ याद नहीं था। हाँ सर, 5 में से किसी दुल्हन को कुछ भी याद नहीं। कहीं कोई और चोर नजर नहीं आ रहा इस केस का। सर, इनोसेंट लोगों की जान चली गई है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और डर भी। अरविंद, ये 5वां केस है। अगर अब भी हम तय तक नहीं पहुंचे तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी। सर, गांव में हल्ला है कि ये किसी भूत का काम है। ऐसा नहीं हो सकता। पर सर, आप भी सोचिए ना कि इतने दिनों में हमें इस केस का कोई लिंक क्यों नहीं मिल पा रहा? तुम किस बुनियाद पे बात कर रहे हो? सर, हर बार सुहागरात वाले दिन ही दूल्हा मर रहा है। सारे सबूत कहते हैं कि दुल्हन ही मर रहे, पर दुल्हन को कुछ याद नहीं रहता। आश्चर्य की बात तो है कि मंटू की दुल्हन हो या बाकी दुल्हन, इतनी आसानी से दूल्हों को पटक कर बिना किसी औजार के उसके सीने से दिल निकाल लेना, इतनी ताकत उसमें कहां से आ जाती है? और नाखून इतने खतरनाक हो जाते हैं क्या? फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है। उसे देखते हुए वो लोग बातें करते हैं। हाँ, जैसा सोचा था वही आया। ये खून भी दुल्हन के हाथों से ही हुआ है। अच्छा सुनो, पता करो गांव में अगली शादी किसकी है। सर, अगली शादी तो 15 दिन बाद आपकी है। उससे पहले किसी और की तो नहीं है? सब लोग डर रहे हैं। अभी सैटरडे को एक की थी, उसने कैंसिल कर दिया। अब तो आप ही की होगी। चलो अच्छा है, मेरी शादी में अब इस केस का रिजल्ट पता चलेगा। सर, आप कैसी बात कर रहे हो? आपको पता है ना कि आप मर भी सकते हो। अरे, इतने इनोसेंट लोग मर रहे हैं, किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा। अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टर अरविंद को सारी प्लानिंग समझाता है। दोनों बात करते हैं और फिर 15 दिनों के बाद इंस्पेक्टर विवेक और अवनी की शादी की तैयारी हो रही है। इंस्पेक्टर के घर में फूल पत्तियों के डेकोरेशन के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और इंस्पेक्टर के बेडरूम को अच्छे से सजाया जाता है। शादी के बाद जब वक्त आता है सुहागरात का, तब इंस्पेक्टर बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग पुलिस फोर्स बाहर खड़ी रहती है। अरविंद भी अपने कुछ कलीग के साथ रूम के दरवाजे पर खड़ा रहता है। वो लोग सीसीटीवी कैमरे पर भी नजर रखे होते हैं। जैसे इंस्पेक्टर अंदर जाता है, वैसे ही डरावना माहौल बन जाता है। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आंधी तूफान आ जाता है। दुल्हन की आंखें काली हो जाती हैं और उसकी स्किन का कलर काला होने लगता है। इतनी सुंदर लड़की किसी चुड़ैल की तरह दिखने लग जाती है। अभी आने में बड़ी देर लगा दी। विवेक, जो अभी तक भूत प्रेत पर कभी भरोसा नहीं करता था, ये देखकर बहुत डर गया। इतना घबरा गया कि वो अपने कलीग्स को इन्फॉर्म करना ही भूल गया। अब अवनी उठकर उसकी तरफ बढ़ती है। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। डार्लिंग, वो तो तुम्हारा ही है। नहीं, मेरा नहीं है। तुमने तो 2 साल पहले ही मेरा दिल चुरा लिया था। नहीं, मेरे पास दिल नहीं है, मुझे दिल चाहिए। अभी तक किसी का दिल मेरे सीने में फिट नहीं हो पाया है। इतना कहकर वो विवेक पर कूद जाती है, उसे जमीन पर पटक कर उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके सीने पर मारने लगती है। आज ये दिल मेरे सीने में लग जाए, बस फिर मैं वापस पूरी हो जाऊंगी। मुझे ऐसे मार के तुम्हें दिल क्यों चाहिए? मैं तुम्हारी पसलियां तोड़ दूंगी और फिर
दिल निकाल लूंगी। इसी बीच किसी तरह से विवेक अपने सहयोगियों को मैसेज भेजने में सफल हो जाता है। वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और अवनी को विवेक से अलग करके सोफे पर बांध के बिठा देते हैं। चलो अब आराम से बात करते हैं। तुम सब एक जैसे हो, बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें मेरा दिल क्यों चाहिए था? बाकियों को भी तुमने इसीलिए मारा क्या? हाँ, तो दिल तो तुमने सबका उनकी लाश के साथ ही छोड़ दिया। किसी का दिल मेरे सीने में फिट नहीं हुआ। तुम्हारा दिल कहाँ है? मेरे पति ने सुहाग रात वाले दिन मेरे सीने से दिल निकाल कर फेंक दिया था। तो तुम उसके किए की सजा दूसरों को क्यों दे रही हो? मुझे सारे दिलों में वही दिखाई देता है। तुम क्या चाहती हो? मुझे न्याय चाहिए। उसने शादी करके मुझे मार दिया, मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तुम शांत हो जाओ पहले। उसने मेरी जिंदगी छीन ली और मैं शांत रहूं? उसने मुझे पहले मारा, फिर मुझे अपने घर के पीछे बगीचे में दफना दिया और मेरे घर वालों से आज भी पैसे मांगता है, उन्हें परेशान करता है। क्या नाम है उसका जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? जैसे ही अपनी आगे कुछ बोलती, उससे पहले अरविंद पुलिस फोर्स को साइड हटाते हुए आगे चला। हटो हटो, मुझे देखने दो। अरविंद, अच्छा तो तुम आ ही गए मेरे पास। तू एक आत्मा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे पास अवनी का शरीर है और मेरी ताकत। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरविंद अपना पिस्टल निकाल लेता है। सब लोगों के सामने विवेक को गन पॉइंट पर रखकर बोलता है, बंद करो ये बकवास, इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं रोक दो। अब इस केस को तांत्रिक बाबा ही सुलझा सकते हैं। तभी अवनी अपनी सारी रस्सियों को तोड़कर उड़ के आकर अरविंद पर कूद जाती है और जमीन पर लिटाकर मार मार कर उसके सीने से दिल निकाल लेती है और उसको अपने सीने से लगाते हुए खूब जोर से हंसती है और फिर बेहोश हो जाती है। दरअसल अरविंद ही उस आत्मा का पति था। विवेक अपने सहयोगियों के साथ उस बगीचे में जाता है जो उस आत्मा ने बताया था। पुलिस जब चेक करती है तो वहां उन्हें जमीन खोदने पर एक मानव कंकाल मिल जाता है। वो उसे निकलवा लेता है और सम्मान पूर्वक उसका